हैं आज का टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशन। हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। और जो जो डेरिवेशन है, एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो चाहे फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, वो सारा देखेंगे। चाहे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ हो, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो या फिर इनवर्स लॉ बोलो, ठीक है। और फिर कुछ कुछ बातें हैं जो कि हम लोग और भी कवर करेंगे, जैसे कैप्लर्स लॉ ऑफ मोशन भी कवर करेंगे, फ्लोटेशन भी कवर करेंगे, आर्किमिड्स प्रिंसिपल भी कवर करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग दो दो पार्ट में बनाएंगे। आज हम लोग बनाएंगे आधा, जहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बात करेंगे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे बात करेंगे और फ्री फॉल पे बात करेंगे। फ्री फॉल समझ रहे हो ना, कि ऐसे ही बस ऐसे छोड़ दोगे किसी बॉल को तो फिर वो किस तरह से मोशन करेगा, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी का बात करेंगे। इतना ही टॉपिक आज कवर करेंगे। दो पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन से रिलेटेड करेंगे। एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में और भी कुछ कुछ रखा हुआ है, जैसे केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन और फ्लोटेशन, वो हम लोग दूसरा वीडियो में करेंगे। ठीक, आज हम लोग बस फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सबको पता है कि न्यूटन जी ने ही ग्रेविटेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। उनसे पहले और भी लोग थे जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है, बट न्यूटन ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने अपने कुछ वो एग्जाम्पल दिया था, सेव वाला, सबको याद है ना, कि सेव गिरा था उनके सर पे तो उनका थोड़ा दिमाग की बत्ती जली कि हाँ चलो ग्रेविटेशन नाम की जैसे भी कोई चीज होती है, ठीक। तो उन्होंने जो भी जितना कुछ किया है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए उतने सक्षम तो नहीं है कि उनके हर एक बात को समझ सके, लेकिन कुछ कुछ बातों को हम लोग समझते हैं और जो कि मैं चाहूंगा तुम लोग भी थोड़ा समझो और उसको थोड़ा रिवाइज भी कर लो, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। टॉपिक का नाम ही यही होगा। हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या होगा, ग्रेविटेशन, है ना। चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशन। और पहला ही टॉपिक क्या आ जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल कब वर्ड यूज करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल कब कहते हैं हम लोग, बताओ। हाँ, जब वो हर जगह एप्लीकेबल हो। बस समझ में आया? वो लॉ या नियम या फिर कोई भी थ्योरी वो जो हर जगह पे एप्लीकेशन हो, यूनिवर्स में कहीं पे भी वो एप्लीकेबल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ मास, टाइम, लेंथ, वेल्थ, कुछ भी, वेलोसिटी, रेफरेंस, ये सब कुछ भी, ये सब कोई भी मैटर नहीं करता। वो लॉ काम करेगा तो करेगा ही, बात समझ में आया? तो उस तरह के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोल देते हैं, ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। ऐसी ग्रेविटेशन मैंने तुम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो इसका रिवीजन करने में मुझे नहीं लगता ज्यादा उतना लगेगा समझ टाइम, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बोलता है कि अगर कोई दो मास हो, क्या हो, दो मास हो, ठीक है, और किसी एक दूरी पर रखा जाए, किसी एक डिस्टेंस पर रखा जाए, इफ टू masses आर kept at a distance, then there will be an attractive force, there will be an attractive force that will act between the bodies. This force is called gravitational force due to their masses. इनके मास के वजह से इन पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला लॉ यही बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, यानी पहला बात ये बोलता है, पहला बात ये बोलता है कि इफ टू मासेस, दो मास को अगर आप रख लो, कोई भी दो मासेस, है ना, टू मासेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पर रखो, देन एन अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, एन अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम, ठीक है। कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड, दिस अट्रैक्टिव फोर्स, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, कि कोई भी दो मास को, कैसा भी मास हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी मास हो, बात समझ में आया, कैसा भी मास हो, छोटा मास हो या बड़ा मास हो, ठीक है, अगर उनको हम क्या करें, किसी डिस्टेंस पे रख दें, तो क्या होगा, उनपे फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स, बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स के बारे में अगर हम बात करूं, इस फोर्स के बारे में अगर मैं इसका नेचर के बारे में बात करूं, तो सबसे पहला बात, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है, हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, हमेशा ये क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट ही करता है, कभी रिपेल नहीं करता है। पढ़ो ना, चार्ज में रिपेल भी हो जाता है, सेम रिपेल ईच अदर, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, बात समझ में आया? वहां पे सेम अपोजिट का कंसेप्ट आता है, इसलिए मास में ऐसा नहीं होता है कि प्लस 40 kg और माइनस 40 kg, मास में ऐसा नहीं होता कि सेम मास है या प्लस माइनस वाला कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेट जैसा कंसेप्ट नहीं आता, इसमें सिंपल है, एक ही जैसा है, इसलिए हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमेशा कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, ये वीकेस्ट है, कैसा है, वीकेस्ट, वीकेस्ट फोर्स, बहुत कमजोर फोर्स है ये। टोटल दुनिया में 4 तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, 4 तरह के ही फोर्स होते हैं दुनिया में, उसके अलावा कोई भी फोर्स है इन चारों कैटेगरी में ही जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन सब में से सबसे कमजोर कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बात समझ आया? वीकेस्ट फोर्स है, बात समझ आया? ठीक। तीसरा, यही फोर्स जो है, जो क्या होता है कि सन, प्लैनेट या फिर जितने भी है, ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन के लिए यही एप्लीकेबल है, ये सूरज पृथ्वी एक साथ क्यों है आपस में, इसी फोर्स की वजह से, बात समझ में आया? तो ये जो भी है, ये गैलेक्सी फॉर्मेशन, यूनिवर्स फॉर्मेशन जो भी है, सब में मदद कर रहा है। ग्रेविटेशन ही क्या है कि दो मासेस को क्या करके रखा है, बाइंड करके रखा है, बांध करके रखा है, अगर ये फोर्स ना हो तो फिर ये ना हो, बस समझ में आया? ठीक। तीसरा अगर इसमें बात करते हैं तो ये होता है सेंट्रल फोर्स है, कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि अगर दो मास को अगर आप रख लो आप, ठीक है, उन दोनों बीच में अगर फोर्स लग रहा है, ध्यान से समझो, अगर दो मास को आप रख लो तो दोनों को पॉइंट की तरह समझो, कैसे समझो, पॉइंट की तरह, तो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बनेगा, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं क्या बनेगा, लाइन बनेगा, और जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के डायरेक्शन में लगेगा, जो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए इसको कैसा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, यानी कि इन दोनों के बीच में ही लगेगा, बात समझ में आया? इनके बीच में अगर मैं लाइन बना दूं तो उसी डायरेक्शन पे ही लगेगा, सेंट्रल फोर्स होता है। ऐसा नहीं कि ये फोर्स इसको उधर धक्का देना चाहेगा, एक दूसरे को अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, बात समझ में आया? ठीक, कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स। चौथा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे दोनों मासेस पे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जितना फोर्स ये इसको लगाएगा उतना फोर्स वो उसको लगाएगा। याद है ना, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मैं जितना पृथ्वी मुझे जितना बल से खींच रहा है उतना मैं भी पृथ्वी को अपनी तरफ से खींच रहा हूँ, लेकिन फर्क इतना क्या है, मेरा मास कम है और पृथ्वी का मास ज्यादा है, इसलिए मूव हम ही कर जा रहे हैं, वो मूव नहीं करे, बात समझ में आया? जैसे कि ये हो गया इतना बड़ा, ये इसको छोड़ दो तो पृथ्वी जितना इसको फोर्स है, जितना फोर्स इसको नीचे खींचेगा, बात समझ में आया, उतना फोर्स से क्या करेगा, ये भी पृथ्वी को खींचेगा। जैसे इसका मास कितना है, मान के चलो 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम हो गया, 500 ग्राम पे फोर्स कितना लगेगा, इसका रख लो 0.5 kg, 0.5 kg को 10 से मल्टीप्लाई 5 न्यूटन का फोर्स पड़ेगा, तो 5 न्यूटन का फोर्स पृथ्वी अगर इसको लगा रहा है तो ये भी पृथ्वी को कितना फोर्स लगाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। बस मसला ये है कि 5 न्यूटन का फोर्स है, ये तो मूव कर जाएगा, पृथ्वी इसकी तरफ मूव नहीं करेगा। तो लग रहा है पृथ्वी मूव करने के लिए 5 न्यूटन फोर्स काफी है, उसमें एक्सेलरेशन बहुत छोटा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटे मास, मास बहुत बड़ा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बात समझ में आया? तो इस केस के लिए, इसके लिए अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ फोर्स बटे मास, तो 5 न्यूटन का फोर्स काफी है, मास इसका बहुत छोटा है, अच्छा खासा एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके पास, लेकिन पृथ्वी का एक्सेलरेशन थोड़ी आ पाएगा, ये पृथ्वी को नहीं खींच पाएगा, बात समझ, बल्कि फोर्स दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, इक्वल फोर्स ही लगाएंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा लगेगा, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज वैलिड ही रहेगा। मेरा बात समझ में आया? ठीक, चलो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि दो मास है तो दोनों के बीच में हमेशा क्या लगेगा, फोर्स ही लगेगा। ठीक, चलो इसी में ऐड करते हैं बात को कि ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहला बात, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। इसको मैं मिटा के लिखता हूँ, ठीक है, कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहला कि फोर्स तो लगेगा ही, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में दो चार बातें और भी याद रख लो। ठीक, दूसरा, ठीक, कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है,
ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, इन दोनों मासेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, बस में प्रोडक्ट ऑफ मासेस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के मास पे डिपेंड करेगा। अगर एक मास कम है तो दूसरा मास ज्यादा भी होना चाहिए, बात समझ में आया? ठीक, अब क्या होता है कि इसके बारे में एक और चीज मान लो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय या एक्सपीरियंस्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लार्जर बॉडीज, ठीक है, जब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होंगे तभी हमको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे ये इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ये भी मास है ना, ये भी मास है, ये इसको खींचना चाह रहा है अपनी तरफ से, ये भी खींचना चाह रहा है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, मास है, चाहे कितना भी कम हो कितना ही ज्यादा हो, मास तो है, ये मास हमेशा होगा, तो मास की वजह से हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही। तो ये एक दूसरे को क्या करना चाह रहा है, अट्रैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, बहुत ही कम लग रहा है। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, बहुत ही कम लगेगा, बात समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में बहुत कम लगेगा, ठीक है, तो हम इनको इनके वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स हम फील ही नहीं कर पाएंगे। ये इसको खींच ही नहीं पा रहा है, इसे यहाँ रख दिया ना, तो ये इसको खींच ही नहीं पा रहा है, बात समझ में आया? यही मैं पृथ्वी के बारे में बात कर दूं, एक बहुत बड़ा लार्जर बॉडी हो गया और ये छोटा बॉडी हो गया, ये इसको क्या करेगा, फट से खींच लेगा, बात समझ में आया? यानी कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब क्या होना चाहिए, कोई लार्ज बॉडी हो, या एक या तो दो, दोनों अगर अच्छा है, एक होगा तो भी हो जाएगा, बात समझ में आया? तो लार्जर बॉडी होना चाहिए, ठीक है, लार्जर बॉडी, पृथ्वी, सूरज, चांद, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मेरा मास और तुम्हारा मास, मैं अगर 60 केजी का हूँ, उधर से भी 40 केजी का ही अगर वेट लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा ना? लेकिन 60 केजी और 40 केजी की वजह से फोर्स जो लगेगा बहुत ही छोटा फोर्स लगेगा, 0.00001617 जीरो लगेंगे, उसके बाद आएगा। एक न्यूटन का भी फोर्स नहीं लग रहा है हमारे दोनों बीच में, अगर ऐसा होता तो हम फटाक से क्या होते, चिपक जाते, बात समझ में आया? तो बहुत ही कम फोर्स लगता है दो मासेस के बीच में, अगर उसका मास काफी छोटा है तो, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उस ग्रेविटेशनल फोर्स को। लेकिन पृथ्वी से हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमको फील होता है कि बॉल जो है पृथ्वी को क्या कर रहा है, खींच रहा है, या मुझे पृथ्वी को क्या कर रहा है, खींच के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी काफी बड़ा है साइज में, बड़ा साइज होगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस होगा। लेकिन क्या ऐसा बोल सकते हैं कि छोटा मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स तो हमेशा लगता ही है, अगर मास है, छोटा सा भी मास है, तो भी क्या होगा, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही, बात समझ में आ रहा है? कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा ही, चाहे छोटा मास हो चाहे बड़ा मास हो। बस वही है कि छोटा मास में हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और बड़ा मास में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बात समझ में आया? ठीक, तो ये बात करता है। ठीक, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो दोनों मासेस पे क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एक बढ़ेगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा, बात समझा? दोनों में से कोई एक भी बड़ा हुआ तो चलेगा। जैसे एक छोटा सा मास ये है, बड़ा सा मास हो गया पृथ्वी, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि बड़ा मास हो गया ना दोनों में से कोई एक भी, इसलिए बोलता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक, दूसरा इसके बारे में बात करते हैं, यही ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स मतलब नीचे की तरफ है ना, एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा क्वांटिटी घटेगा, आपको पढ़ा है ना, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन है ना। ठीक, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि इसका छठा पॉइंट में आप ये भी बोल सकते हो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे काम करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी पे इस तरह से डिपेंड करना कि वो उसके इनवर्स भी हो और उसके स्क्वायर पे इनवर्स हो, बस मैं इसका स्क्वायर पे इनवर्स है, मतलब कि अगर ये 2 गुना बढ़ गया तो ये 4 गुना कम हो जाएगा, स्क्वायर में कम होगा, बात समझना। अगर मैं डिस्टेंस को 3 गुना कर दूं, ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स कम हो जाएगा, बात समझना, तो 1/9 हो जाएगा फोर्स, बात समझना, क्योंकि 3 पे नीचे स्क्वायर होगा। ठीक, बोलो एक बार और, जैसे कि अगर मान के चलो ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी मान के चलो 1 यूनिट है, यानी 1 मीटर है ना, तो अभी जो फोर्स लग रहा है मान के चलते F लग रहा है ना। ठीक, अगर मान के चलो इसका बीच का डिस्टेंस बढ़ा दे, 1 मीटर से कितना कर दे, 2 मीटर कर दे, तब इसको फोर्स कितना लगेगा,
फोर्स क्या हो जाएगा ये, डबल नहीं और कम होगा, नीचे होगा, यानी कि उस फोर्स को तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर से। बात समझ में आया। अगर इसी को 3 गुना कर दे तो, डिस्टेंस को 3 गुना कर दे तो फोर्स क्या हो जाएगा, यो, हाँ तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस को अगर आप 4 गुना कर रहे हो तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, उसके स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बात समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बालक, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। चलो, तो इन दोनों को मिला करके देखो बालक, ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर अभी कभी पूछे तो ये सब जरूर बता रहा कि वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, बात समझ में आया, सबसे कमजोर फोर्स यही है, बात समझ में आया। लेकिन ये एक तरह का क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब समझ रहे हो, ज्यादा दूर तक फोर्स लगा सकता है। अभी तुम्हें सोचो सूरज और पृथ्वी के बीच में ना जाने कितना दूर है, फिर भी एक दूसरे को फोर्स लगा लेता है कि नहीं लगा लेता है, बात समझ में आया। तो क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक ये फोर्स लगा सकता है, इसका रेंज काफी दूर है, बात समझ में आया। किलोमीटर इतना दूर को भी रखेंगे तो भी इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। बाकी दूसरा फोर्स इतना लॉन्ग रेंज लग सकता है क्या, तुम्हें जरा सोच के देखो। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स यही है कि इतना दूर तक फोर्स लगा सकता है, इतना दूर तक फोर्स लगाने वाला और कोई भी फोर्स नहीं है, बात समझ में आया। सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज तक फोर्स यही लगा सकता है। यहाँ कौन सा ऐसा फोर्स है कि यहाँ से पूरा सूरज तक फोर्स लगा लेगा, और कोई फोर्स के बारे में सुनो, नहीं सुनो ना, तो ये क्या है, बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज्यादा दूर तक लगाएगा, ठीक। और एक और इसके बारे में क्या लिख सकते हो कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, है कि नहीं है कि नहीं है ना। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि फिजिकली टच करने का जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्लास में बताया था ना कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, तो उसको टच करने का जरूरत नहीं है, ये सारी बातें। तो इतना सारा कुछ आप ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर के बारे में लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो कि हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वीकेस्ट फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं दोनों मासेस पे, सिर्फ लार्जर बॉडी पे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। और क्या, इनवर्स इनवर्स कौन सा बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को वैलिड करता है, ठीक। और लॉन्ग रेंज फोर्स है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इतना कुछ आप लिख सकते हो, ये मिटा देते हैं इधर। चलो, अब मैं बात करता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, और इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा किस चीज पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इन दोनों के डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ये हो गया। आर कहीं कहीं किसी किताब में डी लिखा रहता है, आर लिखो या डी लिखो, डी इसका मतलब ही क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है बाला, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। यूनिट इसका क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बात समझ में आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। इसको कभी कभी 6.7 भी लिख देते हैं, क्योंकि 67 है तो लगभग 70 के आसपास हो जाएगा, तो इसको कभी कभी 6.7 भी लिख देते हैं, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो, ठीक। चलो, अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से समझो। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा वैलिड है, कहीं पे भी जाओ इसका वैल्यू 6.67 ही रखना पड़ता है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना ही इसका वैल्यू हमेशा रखना पड़ता है। हमेशा इसका वैल्यू कितना रखना पड़ता है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना ही हमेशा इसका क्या रखना पड़ता है, वैल्यू रखना पड़ता है, बात समझ में आया। और ये वैल्यू हमेशा कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, हमेशा कांस्टेंट ही है और हमेशा वैलिड ही है पूरे यूनिवर्स में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसे कांस्टेंट जो कहीं पे भी वेरी ना करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, टाइम और रेफरेंस, कहीं पे भी क्या करे, वेरी ना करे, चाहे इस पोजीशन में रखो, चाहे कहीं पे भी जाके रखो, इस टाइम में बात करो या कितना टाइम बीतने की बात करो, या फिर आप रेफरेंस का बात करो, गाड़ी में बैठ के देखो, चाहे कहीं से भी रखो, कैलकुलेशन इसका जी का वैल्यू हमेशा उतना ही रखना पड़ता है, कैपिटल जी का वैल्यू। स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, पता है ना, पृथ्वी में अलग, चांद पे अलग, लेकिन कैपिटल जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाला, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका यूनिट कैसे निकाले वाला, इसका यूनिट कैसे निकाले, हम बोलेंगे क्या, फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या है, G m1m2 बाई आर स्क्वायर, बात समझा। तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, बताओ, जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये उधर जाके फॉर्मूला वैल्यू नहीं, एफ आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 क्या हो जाएगा नीचे, फोर्स क्या हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी
मीटर स्क्वायर, ठीक। m1 m2 केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। बात समझ में आया? तो यही पर केजी स्क्वायर करके लिखा गया। तो यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी का भी यूनिट पूछा जाए तो आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप फटाक से निकाल लोगे यूनिट। ठीक, ये बात समझ में आया? चलो, इसका वैल्यू कैसे पता किया गया कि 6.67 ही होगा? कैसे पता किया गया होगा? एक्सपेरिमेंटल से। कैसे पता किया होगा? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया कि जी का डेफिनेशन ही है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जब दोनों मास 1 केजी हो जाए, दोनों मास कितना हो जाए और डिस्टेंस भी कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए। तो ये 1 1 1 होकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि जी। बात समझ में आया? यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो मास एक केजी का रख ले और डिस्टेंस भी 1 मीटर रखे, तब फोर्स कितना लगेगा? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन फोर्स लगेगा। बात समझ में आया? और इसी को क्या बोला गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया। बात समझ में आया? जिसको हेनरी ने निकाला था। किसने निकाला था? हेनरी ने। ठीक है, हेनरी। ठीक है, हेनरी ने। बात समझ में आया? इन्होंने निकाला था इसको कांस्टेंट का वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल निकाला था। बात समझ में आया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? फॉर्मूला F इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बनाओ। ठीक, फटाक से बनाओ, कॉपी में एकदम रफ पेज निकाल लो, फटाक से एकदम कैलकुलेट करो कि एक इधर से कोई मान के चलो एक लड़का है, नवनीत है, कितना होगा? 50 केजी। ठीक, इधर से आयुष, ये भी कितना होगा? 50 केजी। इन दोनों को हम रख दिए 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना दूर पे रख दिए? 50 सेंटीमीटर। तो ज्यादा दूर नहीं हो गया? ठीक है, पूरा पास ही रख दे, चिपका ही दे क्या पूरा एकदम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना? ठीक, बोल रहे कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ये बताओ तो। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगने वाला जरा बताना मुझे, सॉल्व करके बताओ तो जल्दी। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? चलो तब तक कोई मुझे बताओ, देख के बताओ कि देख के क्या, बिना देखे बताओ कि अर्थ का मास कितना होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना होता है? और इसका रेडियस 3.84। उसके बाद 10 का पावर, बताओ बताओ बताओ, देख के ही बताओ। चलो, रेडियस ऑफ कितना? 33.5। क्या गलत? और बताओ। चलो तुम देख के बताओ, तब तक ये बताओ। सेंटीमीटर वाला। आने दो, आने दो, आने दो, आंसर आने दो। आया आंसर? आया क्या? चलो, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर जी का वैल्यू 6.7 रख लेते हैं। ठीक, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। हाँ, स्क्वायर 2 बार, ये भी जीरो से जीरो कट गया। 5 का टेबल में 10 बार में, 5 का टेबल में 10 बार। कोई दिक्कत? कितना आया? 6.67 इंटू ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर माइनस 11, कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 9। 10 की पावर माइनस 9 मतलब ये 10 की पावर 9 नीचे जाएगा, और 10 की पावर 9 नीचे जाएगा मतलब 9 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 4 6 8 ठीक है, ठीक है। 9 डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पॉइंट कितना आगे भाग जाएगा? 9 अक्षर बाद भाग जाएगा।
यानी 0.0008 से लगाओगे तब जाके इधर आएगा। यानी कि कितना फोर्स लगेगा, लगभग 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बहुत 0.000000, यानी कि दो मासेस के बीच में 50-50 केजी रखे, इतना सामने रखे तो भी क्या लग रहा है, फोर्स बहुत कम लग रहा है। बात समझ में आया? बहुत ही क्या लग रहा है, बहुत कम फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया? ठीक, इसीलिए चेंज करेंगे बालक की, है ना, 100 से डिवाइड 100 ऊपर ले गए। ठीक है, चलो अभी ये बताओ कि मान के चलो अर्थ पे यही 40 केजी का आदमी खड़ा है यहाँ पे, इस पे कितना फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो बता रहे, अर्थ का रेडियस बता रहे बालक, 6000 किलोमीटर डायमीटर या रेडियस होता है, जल्दी बता रहे। ठीक है, 6400। ठीक है, 6400 किलोमीटर। इसका रेडियस कितना, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक, मीटर मीटर पावर में लगा करके 6.4 इंटू 10⁶, मास दिया 6 इंटू 10⁻²4। बात सुनना है, चलो तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू बनाओ 40 इंटू 6 इंटू 10⁻²4 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10⁻6, दो बार लिखेंगे, 6.4 इंटू 10⁻6, ये लिखोगे ना। देखो सॉल्व करो, आप समझ लो ये दोनों लगभग एक बार में कटेगा, 6.7 इंटू 6 तो लगभग अंदाजा एक बार में कटेगा, है ना। ठीक है, ये और ये मिलके लगभग 1 पॉइंट समथिंग भागेगा, तो उसको 1 ही मान लो दोनों मिला के। ठीक, चलो अब सॉल्व करना आसान हो गया। 10⁻6 कितना होगा, 10⁻12, 10⁻12 हो गया, ऊपर जाके और माइनस रहेगा, कितना होगा 10⁻13। ठीक है, इसके साथ क्या है 40 का 4 रहने देते हैं और 10 इसको दे देते हैं, तो 10⁻25, 25 में से ये कितना हो गया 11 और 12 23, है ना, तो ये घट के कितना आएगा 10⁻2 और नीचे कितना आ गया 4। 400 न्यूटन का फोर्स लगेगा पाला। बात समझ में आया? यानी पृथ्वी कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तुम पे, 400 न्यूटन का, 40 केजी का 400 न्यूटन यानी 500 न्यूटन। बात समझ में आया? फोर्स देखो उतना ही आएगा जितना आप ऐसे रखो, जितना आपका वेट होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन, 40 केजी इंटू कितना आ गया जी 10 लगभग मान के चलोगे तो कितना आ जाएगा 400। समझ में आया? तो इसीलिए लगभग एक बार में काट दिए, समझ में आया? लगभग उतना ही आएगा। जैसे कि मैं पृथ्वी पे बोल रहा हूँ 50 केजी का आदमी का कितना लगेगा फोर्स, तो यही यहाँ पे तुम रखो 50 लिखो, थोड़ा बहुत कट कुट करो और आएगा कितना 500 न्यूटन। बात समझ में आया? तो 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है पृथ्वी 50 केजी वाले पे, 60 केजी पे 65 650 न्यूटन का तो फोर्स लग ही रहा होगा मेरे ऊपर। 650 न्यूटन का फोर्स पृथ्वी लगा रहा है और तुम मेरा पे कितना फोर्स लगा रहा है, मात्र 0.000 इतना, तो उससे क्या तुम कितना अट्रैक्ट कर पाओगे, पृथ्वी अट्रैक्ट करेगा ना बालक। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी दिखाई देगा जब क्या होगा कि कोई फोर्स ज्यादा होगा। बात समझ में आया? वरना फिर वो फिर नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। फील्ड बताए थे, जब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो क्या बनाता है, अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है, तो वो जितना दूर तक वो फोर्स लगा सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। बात में, तो ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जहां तक वो लग सकता है उस रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। बात समझ में आया? ठीक, अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो फील्ड के बाहर रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। अर्थ का भी एक क्या है, रेंज है, उस फील्ड के अंदर रहेगा तो फोर्स लगेगा, वरना फिर फोर्स नहीं लगने वाला। बात समझ में आया? ठीक, अब क्या बात करते हैं कि अगर उसके अंदर आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया तो फोर्स लगने की वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, मोमेंटम चेंज होगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन आएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ बताओ क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, थोड़ा जोर से बोला करो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, जल्दी बताओ, डिनोट किस चीज से करते हैं, ABCD XYZ कुछ से तो डिनोट करते होंगे, स्मॉल जी से, हाँ स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू लगभग कितना लिखते हैं, अर्थ के लिए सिर्फ लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून पे कितना लिखते हैं
इसको 6 से डिवाइड कर दो, बात समझ में आया? तो 1 पॉइंट कितना बार में कटेगा? 3, 6, लगभग इतना ही है ना, ठीक, 6 3 समथिंग जाएगा, ठीक है, तो लगभग इतना ही हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? मान के चलो ये रहा अर्थ, बहुत बड़ा है ना, ऐसे अर्थ रहा और यहाँ कोई सरफेस पे है, कोई मास लगा हुआ है, ऐसे मास लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इसको क्या लगेगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, थोड़ा हाइट पर रख देते हैं इतना, ठीक, ये हो गया, बहुत छोटा हाइट है, बात समझ में आ रहा है? तो ये मास हो गया, ठीक। अब इस मास को क्या लगता होगा? फोर्स लगता होगा नीचे की तरफ, फोर्स कितना लगता होगा? फोर्स लगता होगा जी एम, इसका मास, और ये अर्थ का मास जी एम एम डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यानी अर्थ का जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर करेंगे, बात समझ में आया? ठीक, तो फोर्स हो गया। अब इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, तो इसी को हम बोलेंगे इसका मास और इस पे आया हुआ एक्सेलरेशन इसी फोर्स की वजह से है ना, तो हम बोलेंगे फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इधर का एम और इधर का एम कट गया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? जी एम बाई आर स्क्वायर। वही अर्थ के केस में अर्थ का मास रख दे और अर्थ का डिस्टेंस रख दे तो कितना आ जाएगा? इसको हम जी बोल देते हैं, और रख के सॉल्व करके आएंगे तो कितना लिखेगा? लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बात समझ में आया? मास का कितना रखेगा? मास, अर्थ का मास कितना रखेगा? 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी रख देगा, और डिस्टेंस कितना रख देगा इसका? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर रख देगा, बात समझ में आया? ठीक, तो ये हो जाएगा इसे सॉल्व करके, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बालक फ्री फॉल का। क्या बात करते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब हो रहा है कि कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। फ्री फॉल का मतलब कि ग्रेविटेशनल, अच्छा क्या बताओ कि अगर मैं इसको यहाँ पे इसको छोड़ दूं और ये गिरेगा, क्या ये फ्री फॉल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गिरा रहा है, तो फ्री फॉल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हवा है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होगा कि वो क्या होगा? फ्री फॉल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा? एयर रेजिस्टेंस लगाएगा, एयर फ्रिक्शन लगाएगा, फ्रिक्शन लगेगा ना, एयर और इसके बीच में जाएगा, टकराएगा ना, बात समझ, तो एयर फ्रिक्शन लगेगा, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन लगेगा, बात समझ में आया? रेजिस्टेंस लगेगा, जिसकी वजह से हम इसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। फ्री फॉल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि हवा हुआ तो फोर्स लगेगा ही। हम सिर्फ थोड़ा बहुत बिना हवा की वजह से हम लोग पढ़ेंगे जूनियर क्लास में, बाकी सीनियर क्लास में हम लोग वो सब भी पढ़ेंगे जब आप हायर लेवल पे जाओगे तब, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या सीखेंगे कि मान के चलेंगे हम लोग हवा नहीं है, तो हम लोग अगर बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होने वाला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल, बात समझ में आया? बात समझ में आया? क्या बोलते हैं? फ्री फोर्स, देखो समझ में आ रहा ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बात समझ में आ रहा ना, कि अगर किसी को अगर मैं छोड़ दूं और इस पे कोई फोर्स ना लगे, एयर रेजिस्टेंस जीरो मान ले, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जीरो मान ले, तो जिस इस समय क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका मोशन होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। पहले मैं सोचता था फ्री फॉल का मतलब कि रेस्ट से छोड़ना, नहीं, फ्री फॉल का मतलब होता है कि कोई और भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या लगना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगना चाहिए, और कुछ नहीं लगना चाहिए। अच्छा एक सवाल है मेरा, ठीक है, 5 केजी का पत्थर, ठीक है, और 5 केजी का रुई, दोनों को मैं छोड़ दूं तो कौन जाएगा सबसे पहले जमीन पे? पत्थर जाएगा, बात समझ में? क्यों? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स किस में ज्यादा लगेगा? पत्थर पे या रुई पे? दोनों पे बराबर ही लगेगा, क्यों? क्योंकि वो किस चीज पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, बात में किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? सेम ही लगेगा, लेकिन पत्थर नीचे जाएगा और रुई जल्दी नीचे नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि रुई पे क्या लगेगा? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन वो लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं जा पाएगा, और पत्थर क्या होगा? जल्दी चला जाएगा, बात में उसकी डेंसिटी ज्यादा है और उसकी डेंसिटी कम है। अच्छा मैं यहाँ से हवा हटा दूं, पूरा वैक्यूम कर दूं, और सिर्फ यहाँ सिर्फ ऐसी बात करूं, अब मैं रुई को और पत्थर को दोनों एक साथ छोड़ दूं तो कौन जाएगा जल्दी? दोनों एक साथ ही गिरेगा, क्यों? क्यों गिरेगा एक साथ? क्यों गिरेगा एक साथ? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पड़ रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मास पे। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन यही है कि ये रहा 40 केजी का बड़ा सा पत्थर और ये रहा मात्र 40 ग्राम का पत्थर, इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लगेगा और इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लगेगा?
दोनों में सेम ही लगेगा। बात समझ में आया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लगेगा सेम ही लगेगा, वो डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। इस एम से किसका मास होता है? अर्थ का। इस आर से किसका डिस्टेंस होता है? अर्थ का रेडियस होता है। बात समझ में आया? किसका रेडियस होता है? अर्थ का रेडियस होता है। ये जी किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको इसका मास कहीं पुट करने का जगह ही नहीं है। पुट करने का जगह ही नहीं मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता। बस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे इसका खुद का मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मास 40 केजी या 40 ग्राम ही हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या लगेगा? सेम ही लगेगा। बस वो डिपेंड होता है कि हवा अगर कहीं वही है तो फिर क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। फ्री फॉल कंसेप्ट समझ में आया बालक? फ्री फॉल क्या होता है कि अगर कोई भी मास हो, कैसा भी मास हो, उसको अगर आप छोड़ दोगे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर पे, तो उसका जो मोशन होगा उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। और उसी फ्री फॉल के दौरान इक्वेशन ऑफ मोशन एक नया रूप लेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन नया रूप लेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही पढ़ना है, फ्री फॉल में ही पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है इसमें? इक्वेशन ऑफ मोशन फटाफट बताओ क्या होता है, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस, अरे बहुत बढ़िया, हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बहुत ज्यादा बढ़िया। अब हमको क्या करना है? v u में कोई चेंजेस नहीं लाने। एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन क्या लगेगा? g हो जाएगा। बात समझ में आया? और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम ऐसा डिस्टेंस कवर करते थे, यहाँ क्या कवर करेंगे? हाइट कवर करेंगे। तो s के जगह पे क्या लिखेंगे? h लिखेंगे, बाकी सब सेम। इसको क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? v इक्वल टू यू प्लस जी टी और s नहीं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब हम जो मोशन करेंगे इस तरह से मोशन करेंगे, है ना, नीचे से ऊपर फेंक सकते हैं या तो ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं। इधर वाला मिटा दे, ठीक, चलो। हाँ, अब हम फेंक सकते हैं तो दो केस होगा, या तो अपवर्ड मोशन होगा या तो डाउनवर्ड मोशन होगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल स्पीड u, और जब ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, h मैक्स, ठीक है, h मैक्स है ना, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। अब जब इस जा रहे मोशन इसको ऊपर लग रहा है, फोर्स इसको नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन धीरे 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 इसका स्पीड क्या करेगा? कम करेगा। और तब तक कम करेगा जब तक इसका काइनेटिक एनर्जी पूरा जीरो ना हो जाए, स्पीड इसका जीरो ना हो जाए। बात समझ में आया? ठीक। अभी इसका स्पीड, इसका जो काइनेटिक एनर्जी यही इसको उसको ऊपर तक लेते जा रहा है। जब इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा तब फिर क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी से उसको क्या करेगा? वापस नीचे खींचेगा। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए वो स्टार्ट किस चीज से करेगा? स्टार्टिंग स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो मुझे नहीं पता। बात समझ में? अगर मैंने दोनों मोशन एक साथ किया है तो जितना स्पीड से मैंने फेंका है उतना ही स्पीड से क्या होना चाहिए? वापस आना चाहिए। अगर हवा हुआ मान के नहीं रखे हैं तो जितना टाइम पे वो ऊपर गया है उतना ही टाइम पे वो वापस नीचे आएगा फ्री फॉल के केस में। बात समझ में आया? टाइम ऑफ अपवर्ड और टाइम ऑफ डाउनवर्ड क्या होता है? सेम होता है। बात समझ में आया? ठीक, चलो। अब क्या होगा? ये नीचे आएगा। जब नीचे आएगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो अभी फिलहाल हम नहीं बोल सकते। ठीक, चलो, ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि जब ये नीचे आएगा तो इसका मोशन किधर है? नीचे की तरफ। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। इस समय हम क्या लिखेंगे? +10। बात समझ में आया? तो एक बार +10 यूज करना है, एक बार -10 यूज रखना है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस रखना, नीचे की तरफ आएगा तो प्लस रखना। यही हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताएं, शॉर्टकट भी बता देते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक, क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, आपको जी का वैल्यू 10 यूज करना है। कितना यूज करना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉल है, देखते कौन सबसे पहले आंसर देता है। क्वेश्चन देखते साथ, मैंने क्लास में ही बताया कि देखते साथ आंसर दे रहा है। इसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिए तो कितना टाइम में ये हाइट में पहुंचेगा? 10 सेकेंड। देखते के साथ बताना कि डायरेक्ट क्या बता दें, इसको 10 से भागा दे देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम जान रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, जब लिखेंगे तो v मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब ये हाइट मैक्स पे जाएगा। तो u बराबर क्या बचा? -gt, और g का वैल्यू क्या रखेंगे? -10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझ में आया? और u कितना है? 100। तो ये जाके उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमेशा क्या होगा? ये डिवाइड ही हो जाता है। इसलिए जाने का टाइम कितना लगेगा? 10 सेकेंड ही लगेगा। अगर जाने में 10 सेकेंड लगा तो आने में भी कितना लगाएगा? 10 सेकेंड ही लगाएगा। अगर हवा हुआ ना रहे
तो बात समझ में आया। अगर हवा हुआ है तो कब नहीं, हाइट नहीं बोला, हाइट के लिए निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकालेंगे बता दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये हो जाएगा जीरो, फाइनल जीरो हो गया, तो यू स्क्वायर बराबर क्या बचा माइनस 2gh। ध्यान रखना ये जो है कभी भी हाइट नेगेटिव में नहीं आ सकता, टाइम वाइम नेगेटिव नहीं आ सकता, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये सब थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। चलो तो माइनस है, 2 है, ध्यान रखना जी का वैल्यू अपने आप माइनस ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, अपने आप इसको प्लस करने की कोशिश करेगा। हाइट नहीं पता, यू कितना है 100, 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया 20, कितना हाइट तक जाएगा 500 मीटर। बात समझ में आया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के जितने भी क्वेश्चन करो वो कम है, इक्वेशन ऑफ मोशन के जितने भी क्वेश्चन करो या फिर ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का जितना भी क्वेश्चन करो वो क्या है कम ही है होंगे। बात समझना। तो होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो कि एनसीईआरटी में जो ग्रेविटेशन में एनसीईआरटी का जो ग्रेविटेशन का जो भी ग्रेविटेशन का है ना मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से है ना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का वो बना लेना तुम लोग क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी का, और साइड बुक से जितना हो सके उतना बनाओ, ठीक। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बालक, हम लोग पढ़ लिए क्या, मोशन पढ़ लिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी पढ़ लिए, ठीक, और हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशन हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, आज हम लोग आधा पार्ट पढ़े, कल हम लोग बाकी का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, और फिर क्या पढ़ेंगे फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।